दोस्तों, स्वागत है आपका शिल्पी स्टोरी स्टूडियो में। आज की कहानी है एक पिता की, जिसने अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहते हैं बेटियों को जन्म देना आसान होता है, पर उसे बुरी नजरों से बचा कर रखना बहुत मुश्किल होता है। मेरा नाम रमेश है। मैं एक बेटी का बाप हूँ। बेटी को जन्म देते समय मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई, इसलिए मैं अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की है। मेरे परिवार में और कोई नहीं है, मतलब सब होकर भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी शादी अपने माता पिता के मर्जी से ना करके खुद की मर्जी से की थी। इसलिए मेरे माता पिता ने हमारा साथ छोड़ दिया था। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माने। मैं एक अच्छा खासा खानदान से ताल्लुक रखता हूँ और मैं अपने घर के नौकर की बेटी से शादी कर ली थी, इसलिए मेरे परिवार वाले इतने नाराज थे। खैर, मैं अपनी बेटी के लिए माता पिता दोनों था। मैं उसे बिल्कुल एक दोस्त की तरह रिश्ता रखा था, जिससे वह हर चीज मुझसे शेयर किया करती थी। मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया मेरी बेटी ही थी, और उसके लिए मैं पूरी दुनिया था। बहुत ही प्यार से मैंने अपनी बेटी को पाला था। शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें हुई थी, पर जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उतनी ही समझदार होती जा रही थी। उसने आज तक कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं किया था। मैं जिस चीज के लिए मना कर देता, बिना कोई सवाल किए वह मान जाती थी। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई थी और बहुत समझदार भी। 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। देखने में बहुत सुंदर और पढ़ने लिखने में भी काफी होशियार। स्कूल में उसका काफी नाम था और उसकी वजह से उसके टीचर भी मुझे अच्छे से जानते थे। एक दिन मेरे पास उसकी टीचर का फोन आया। उनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया। मैं बिना देरी के स्कूल पहुंचा। मैं बहुत डरा हुआ था और सहमा हुआ था। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो मेरी जान निकल जाती। दरअसल उसकी टीचर का फोन आया था कि मेरी बेटी उन्हें रास्ते में बेहोश मिली थी। मैं स्कूल के प्रिंसिपल से मिला और अपनी बेटी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, अब वो ठीक है, शायद कमजोरी की वजह से या फिर धूप तेज होने के कारण उसे चक्कर आ गए होंगे, पर अब वह बिल्कुल ठीक है। वह मुझे रूही के पास ले गई। वह स्कूल के एक कमरे में कुर्सी पर बैठी हुई थी और एक टीचर उसके बगल में खड़ी होकर उसके चेहरे पर हवा कर रही थी। मैं भाग कर गया और उसके माथे को सहलाता हुआ पूछा, रूही बेटा, कैसी हो? क्या हो गया था तुम्हें? वह बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। उसने घबराते हुए कहा, ठीक हूँ बाबा। पर उसकी आवाज में वह बात नहीं थी जो हर बार हुआ करती थी। खैर, मैं उसे घर लाया। स्कूल की टीचर ने बताया कि अभी आप इसे 2-3 दिन तक घर पर ही रखें और इसके खाने पीने पर ध्यान दें। मैं भी अपने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ले ली और पूरा समय अपनी बेटी रूही के साथ ही बिताता। उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता। फल फ्रूट हर चीज जिससे मेरी बेटी को ताकत मिल सके लाकर दिया करता। पर पता नहीं क्यों मेरी बेटी अब पहले वाली रूही नहीं रही। अब वह काफी बदल सी गई थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, जो इतनी शांत शांत और बिल्कुल चुपचाप रहा करती थी। ऐसा लगता था जैसे वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। मैं कुछ भी पूछता तो बस सर हिलाकर जवाब दे देती। वह पहले जैसे बोलना, हंसना, खेलना सब भूल गई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है उसके साथ। मैं जब डॉक्टर के पास जाने की बात करता तो वह घबरा जाती और डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती। 3 दिन बाद वह स्कूल जाने लगी थी, पर बिल्कुल शांत शांत रहने लगी। किसी काम में भी उसका मन नहीं लग रहा था। एक दिन मैं उसके पास बैठा और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर कहा, बेटा, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? अगर कुछ भी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
पर उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, पर तुम इतना चुप चुप क्यों रहती हो? ना तुम पहले जैसी खेलती कूदती हो, ना मुझसे खुलकर बात करती हो। रूही बोली, एग्जाम आ रहे हैं, बस उसी की टेंशन है। पर वह एग्जाम की टेंशन नहीं थी, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उसका एग्जाम आने वाला था। मुझे उसका स्वभाव बहुत परेशान कर रहा था। एक दिन मैं उसके स्कूल के टीचर के पास गया, जिसे मेरी बेटी बेहोश मिली थी। क्योंकि जिस दिन से मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई थी, उसी दिन से उसकी ऐसी हालत हुई थी। इसलिए मैं टीचर से जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो मेरी बेटी पर इतना असर पड़ा है। कहीं कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा। बड़ी मुश्किल से टीचर लंच में मिलने के लिए तैयार हो गई। स्कूल के सामने वाले कॉफी शॉप में मैंने उनको बुलाया था। वह समय पर आ गई थी। मैंने बिना देरी किए उनसे सवाल कर दिया। मैंने कहा, मैडम, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप मुझे अंधेरे में मत रखिए। मेरी बेटी मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है। उसको मैं इस तरह नहीं देख सकता। जब से वह आपको बेहोश मिली है, तब से उसकी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। वह पता नहीं किस दुनिया में खोई खोई सी रहती है। ना ढंग से बात करती, ना ढंग से खाना खाती। मैडम, मुझे बस इतना बता दीजिए कि उसने आपसे कुछ कहा क्या? कुछ तो बताया होगा। वह मुझे बताने में झिझक रही होगी। मैडम, प्लीज आप मुझे बताइए। मैडम के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। मैं समझ गया था कि कुछ तो हुआ है मेरी बेटी के साथ, पर क्या हुआ है अब तो मैडम ही बता सकती थी। मैंने बहुत विनती की, फिर जो मैडम ने बताया उसे सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं मर ही क्यों नहीं गया। मेरे होते हुए मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। जब यह खबर सुनकर मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा, तो फिर मेरी बेटी कैसे खुद को संभाल रही होगी, जिस पर इतना कुछ बीता है। मुझे मैडम ने बहुत समझाया और कहा, अगर आपको अपनी बेटी पहले जैसी चाहिए, तो आपको उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना होगा। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर उस समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा था। मैं मैडम के बिना कोई जवाब दिए वहां से घर के लिए निकल गया। लड़खड़ाता और खुद को संभालता मैं घर पहुंचा। अभी मुझे घर पहुंचे हुए कुछ घंटे ही हुए थे कि रूही भी घर आ गई। जब मैं उसकी ओर देखा तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं खुद को बहुत लाचार समझने लगा। मेरे होते हुए मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और मैं कुछ ना कर सका। रूही चुपचाप बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर बैठ गई। पर मैंने ठान लिया था कि अब मैं उसे इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। पर कैसे? पूरी रात इसी सोच विचार में निकल गई। फिर मैं रूही के मैडम से ही मदद मांगनी चाही, क्योंकि वह एक औरत थी और मेरी बेटी को उनकी जरूरत थी। क्योंकि अभी मेरी बेटी जिस परिस्थिति में थी, उसे एक औरत ही संभाल सकती थी। मैं पिता था और एक पुरुष था, इसलिए मुझे जो भी करना था अनजान बनकर करना था। अगर मेरी बेटी को थोड़ी सी भी भनक लग जाती कि मुझे सब कुछ पता है, तो वह मेरे सामने आने में भी घबराती। दरअसल मेरी बेटी के साथ कुछ लड़कों ने मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और मेरी बेटी उस हादसे से बाहर निकल पाने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसे संभालने वाला कोई नहीं था। शायद आज उसकी माँ जिंदा होती तो वह संभाल लेती, पर मैं तो पिता हूँ। वह कैसे मुझसे कुछ कहती? क्या कहती? खैर, अब मुझे हिम्मत से काम लेना था और अपनी बेटी को संभालना था। मैंने रूही के मैडम से मदद मांगी और वह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई। फिर मैंने उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और फिर उस पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने रूही की मैडम को सब कुछ समझा दिया। जब रूही स्कूल गई तो उसकी मैडम ने उसको अपने पास बुलाया और हमारे प्लान के मुताबिक रूही से कहा,
रूही, मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, पर इस तरह तो जिंदगी नहीं कट सकती ना। तुम क्या चाहती हो? रूही ने कहा, मैं उन लोगों को सजा देना चाहती हूँ, पर डर भी लग रहा है कि अगर यह बात बाहर फैल गई तो मैं जी नहीं सकूंगी। मैं लोगों के बीच हंसने बोलने और चलने के लायक नहीं रहूंगी। सब मुझे बुरी नजरों से देखेंगे। फिर रूही की मैडम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। और फिर रूही की मैडम ने एक नंबर रूही की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह नंबर एक लेडीज पुलिस ऑफिसर का है, जिसका नाम तानिया प्रताप सिंह है। वह तुम जैसी लड़कियों की मदद करती हैं, जिससे उनके चरित्र पर सवाल भी नहीं उठता और गुनहगारों को सजा भी मिल जाती है। तुम्हें इनसे बात करनी होगी। इन्हें तुम सब सच सच बता देना। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रूही की मैडम ने रूही को बहुत हिम्मत दी और उसे प्रोत्साहित किया उस नंबर पर कॉल करके बात करने के लिए। दरअसल वह नंबर किसी पुलिस ऑफिसर का नहीं, बल्कि मेरा ही नंबर था। मैंने एक नया नंबर लिया था और अब इसी नंबर से मैं एक पुलिस ऑफिसर बनकर अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाऊंगा। रूही अभी भी सोच विचार में थी कि क्या उसे इस नंबर पर फोन करना चाहिए या नहीं। एक दिन उसने इसी सोच विचार में बिता दिया। अगले दिन रात को वह मेरे पास फोन की। मैंने आवाज बदलकर कहा, हेलो, कौन? उधर से घबराहट के साथ आवाज आई, क्या आप आईपीएस तान्या प्रताप सिंह बोल रही हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। कहिए, क्या बात है? पहले तो वह कुछ देर चुप रही, फिर रूही ने बिना रुके एक बार में अपने साथ हुए सारे हादसे बता दिए और फिर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैडम, मैं चाहती हूँ इन लोगों को सजा मिले, पर मुझ पर बिना ललचन लगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं कोई प्लान बनाती हूँ, तुम चिंता मत करो। मुझे उन लड़कों का नाम बताओ। रूही ने 4 लड़कों का नाम बताया। मैं अगले ही सुबह उन चारों लड़कों के बारे में पता किया। वह चारों लड़के उसके स्कूल के आसपास के ही थे। अब उन चारों लड़कों के साथ कुछ ऐसा करना था जिससे वह चारों लड़के खुद ब खुद सुसाइड कर ले। मैंने बहुत छानबीन किया, इंटरनेट से पता किया और फिर दुकान से कुछ केमिकल खरीद लिया। यह वह केमिकल था जिसका प्रयोग अगर कोई करता है तो उसका दिमागी हालत खराब हो जाता है। और फिर उन चारों का नंबर हासिल कर लिया। मैं रूही को आईपीएस तान्या प्रताप सिंह बनकर फोन किया और कहा, रूही, अभी तुम्हारे घर पर एक पार्सल जाएगा, उसे तुम रिसीव कर लेना। अगले दिन जब तुम स्कूल जाओगी तो उस पार्सल में जो पाउडर है उसे अपने साथ ले जाना, पर अपने चेहरे पर कपड़ा बांध कर जाना, ताकि वह केमिकल तुम्हारे नाक या मुंह के जरिए तुम्हारे शरीर में ना फैल सके। और जब तुम्हें वो चारों लड़के दिखे तो उन पर वो पाउडर फेंक देना। इस तरीके से फेंकना कि उन लोगों को कुछ पता ना चले और फिर अपने स्कूल में चली जाना। रूही ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले दिन जब वो कॉलेज गई तो वह लोग रास्ते में ही खड़े थे। इत्तेफाक से एक बहुत ही तेज रफ्तार से गाड़ी आई और वहां पर बहुत सारा धूल फैल गया। और फिर रूही ने उस धूल का फायदा उठाते हुए वह पाउडर भी उन लोगों के ऊपर डाल दिया और फिर अपने स्कूल में चली गई। दरअसल वह गाड़ी इत्तेफाक से नहीं, मैं ही लाया था। वह पाउडर 2 दिन बाद फिर से उन लोगों को ऊपर डालना था और फिर से हमने वही किया। अब उन लोगों का दिमागी हालत खराब था। फिर अब दूसरा पड़ाव करना था। उन चारों का नंबर मैंने रूही के नंबर पर सेंड कर दिया और कहा, रूही, इन चारों लड़कों को अब तुम्हें डराना है, इतना डराना है कि यह लोग मरने के लिए मजबूर हो जाए। रूही ने कहा, पर मैडम, मैं यह कैसे करूंगी? मैंने कहा, बस तुम्हें इन लोगों को मौत का डर दिखाना है। और हाँ, तुम्हें इन लोगों को नहीं बताना है कि तुम रूही बोल रही हो। तुम अपना नाम बदलकर बात करोगी। मैं एक नया सिम तुम्हारे घर भेजूंगी। तुम्हें उस नंबर से उन लोगों से बात करना होगा और उन लोगों से बात करने के बाद तुम वो सिम निकाल कर तोड़ दोगी। तुम चिंता मत करो,
यह सब काम ऐसा होगा कि किसी को भी यह साजिश नहीं, बिल्कुल सुसाइड लगेगा। फिर मैंने एक सिम रूही के पास भेज दिया। रूही उस सिम से पहले लड़के के पास फोन की और बोली, अब से तुम्हारी मौत की उल्टी गिनती चालू। तुम लोगों ने जितने भी गुनाह किए हैं, अब उन सब का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह लड़का घबरा कर पूछा, कौन हो तुम? रूही ने जवाब दिया, तुम्हारी मौत। बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रही हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और ऐसे ही वह और तीनों लड़कों से बात की और फिर अपने फोन से वह सिम निकाल कर तोड़कर फेंक दी। वह तीनों लड़के पहले से ही बहुत डरे हुए थे। उस केमिकल की वजह से उनकी दिमागी हालत बहुत खराब हो गई थी। सोचने समझने की शक्ति अब उनमें नहीं बची थी। इसलिए मौत की खबर सुनकर वह लोग बहुत घबरा गए थे। वह सब अपने घर से भागकर इधर उधर छुपने की कोशिश करने लगे। उनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। उनकी आंखों के सामने जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। एक तो छत से ही कूद गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। यह खबर जब उन तीनों को पता चली तो जैसे उन तीनों पर आसमान टूट पड़ा। वह लोग छोटी छोटी चीजों से डरने लगे और फिर एक ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। जब यह खबर उन दोनों को पता चली तो उन दोनों ने खुद को फांसी से लटका लिया, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि उनकी मौत सच में उनके बहुत करीब है। इन लोगों की मौत से मेरी बेटी का बदला तो पूरा हो गया था, पर अभी भी वह पहले वाली रूही नहीं बनी थी। फिर उसके टीचर ने उसे समझाया, रूही, अब तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया है और तुम्हारे चरित्र पर उंगली भी नहीं उठी। रूही ने कहा, मैडम, मैंने बदला लेने के लिए उन लोगों को नहीं मारा, बल्कि मैंने उन लोगों को इसलिए मारा ताकि वह लोग किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। उन लोगों ने अब तक ना जाने कितनी लड़कियों को जिंदगी बर्बाद की होगी। इन जैसे लड़के समाज के लिए अभिशाप हैं, पर इन चारों लड़कों को मारने से हमारे समाज की लड़कियां अभी भी सुरक्षित नहीं है। इन जैसे अभी अनगिनत मुजरिम हैं जो लड़कियों को अपनी अयाशी समझते हैं। फिर रूही की मैडम ने रूही से कहा, तुम उन लोगों की चिंता मत करो। जिस लड़की में हिम्मत होगी, जो तुम्हारी तरह हिम्मत वाली होगी, वह अपनी लड़ाई जरूर लड़ेगी और जीतेगी भी। चाहे लड़ाई कोई सी भी हो, हारता वही है जो हिम्मत हारता है। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। रूही, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम्हारे गुनहगारों को सजा भी मिल गई है और तुम्हारे चरित्र पर सवाल भी नहीं उठा। अब तुम दुनिया में सर उठाकर घूम सकती हो। कोई भी तुम्हारे चरित्र पर सवाल नहीं उठाएगा। रूही ने कहा, मैडम, इस जीत से मैं खुश तो बहुत हूँ, पर हमारा समाज कितना बुरा है ना। अगर यह घटना किसी लड़की के साथ हो जाती है और वह अपने प्राण त्याग देती है, तो यह समाज उसके लिए लड़ता है। लेकिन अगर वही लड़की के साथ यह घटना होती है और वह लड़की जीवित रह जाती है, तो यह समाज वाले उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, उसके साथ उठना बैठना नहीं चाहते, क्योंकि उसके चरित्र पर कलंक लग चुका है। पर मैं आज कसम खाती हूँ, मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं उन लड़कियों का सहारा बनूंगी। जैसे तान्या मैडम ने मेरी मदद की, वैसे मैं और लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ, ताकि उनकी बची हुई जिंदगी आराम से गुजरे। तान्या मैडम जैसी औरतों की बहुत जरूरत है हम जैसी लड़कियों को। रूही की मैडम ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है और जिसकी सोच नेक और अच्छी होती है उसकी तो भगवान भी मदद करते हैं। पर अभी तुम्हें खुद पर फोकस करना होगा। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तुम्हें उसकी तैयारी करनी होगी, अपनी लाइफ बेहतर बनानी होगी और फिर से पहले वाली रूही बननी होगी। पहले तुम्हें अपनी जड़ मजबूत करनी होगी, तभी तो शाखाएं भी मजबूत होगी। रूही ने अपने टीचर से वादा किया कि वह पूरी कोशिश करेगी पहले वाली रूही बनने की, और मैंने खुद से वादा किया कि मैं हर सिचुएशन में रूही का साथ दूंगा। मेरी बेटी का जो सोच है उसे मैं एक दिन जरूर पूरा करूंगा। फिलहाल तो मैं अपनी बेटी को पहले वाली रूही बनाने में जुट गया। थोड़ी दिक्कत तो हुई,
पर मेरी रूही बिल्कुल ठीक हो गई और पहले वाली रूही बन गई और मन लगाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगी, क्योंकि उसे अपना सपना पूरा करना है, उन लड़कियों का सहारा बनना है। दोस्तों, एक माँ के लिए बेटी पालना आसान है, पर एक पिता के लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि लड़कियों की जिंदगी में ऐसे बहुत से दौर आते हैं जिसे वह सिर्फ अपनी माँ के साथ ही शेयर कर सकती है। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी से हमारे समाज के बारे में? क्या समाज सच में उन लड़कियों के साथ गलत नहीं करता जो लड़कियां कुछ लड़कों का शिकार होकर जिंदा बच जाती हैं? मैं यह नहीं कहूंगा कि गलत सिर्फ लड़के होते हैं, गलत कुछ लड़कियां भी होती है, गलत हमारे समाज का सोच भी होता है, और इन सब की बलि कुछ भोली भाली लड़कियां भी चढ़ जाती है। देखा जाए तो आज के समय में हमारी लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।